Good morning to all. Tools of recombinant DNA technology. जो टूल्स थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के टूल्स में एंजाइम्स एक टूल है जिसके हेल्प से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, और दूसरा क्लोनिंग वेक्टर अदर टूल एंड होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर एंजाइम है, क्लोनिंग वेक्टर है, लेकिन जहाँ पे हमें ये परफॉर्मेंस करना है हमारे पास होस्ट ही नहीं है, तो हमारे लिए एंजाइम भी बेकार है, क्लोनिंग वेक्टर भी बेकार है। डीएनए इंसर्ट और फॉरिजन डीएनए एक जिस चीज में हमें ये पूरा प्रोसेस करना है, जिसमें पूरा चेंजेस लाना है, उसका भी होना बहुत जरूरी है। लिंकर एंड अडेप्टर सीक्वेंस, दैट मीन्स अगर हमने उसे होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर दिया तो उसका अडेप्ट होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देयर आर बेसिक टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में बताया था मैंने आपको। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो कि डीएनए के पार्टिकल को के इनर साइड से कट लगाता है। ठीक है, डीएनए पार्टिकल के इनर साइड से कट लगाता है। कितने टाइप का था? 3 टाइप का था, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप्स का था। और कौन कौन से इसके एग्जाम्पल थे? जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के जो एग्जाम्पल थे, लाइक दैट इको के, इको बी टाइप फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल था। एंड टाइप सेकेंड का एग्जाम्पल है इको R1, पीवीयू थर्ड। एंड टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का जो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, वो था पीवीयू सेकेंड, HAE थर्ड, ALU फर्स्ट। ये टाइप थर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिस्क्राइब कर दिया था। देन बात करते हैं एक्सोन्यूक्लियस की। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए मॉलिक्यूल के को बाहर की साइड से कट लगाता है। ठीक है, इनर साइड से ना लगा के बाहर की साइड से कट लगाता है। एक्सोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम दैट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। एक्सोन्यूक्लियस एक एंजाइम की तरह काम करता है जो न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता है। ठीक है, एंड एक्सोन्यूक्लियस रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 5 प्राइम और 3 प्राइम ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। एक्सोन्यूक्लियस या तो 5 प्राइम से कट कर सकता है या फिर 3 प्राइम के डीएनए मॉलिक्यूल से कट कर सकता है। एंड एक्सोन्यूक्लियस नेवर प्रोड्यूस इंटरनल कट इन अ डीएनए। जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो इंटरनल कट ऑफ डीएनए में कभी भी नहीं लगाता। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बेसिकली 3 टाइप के एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम्स हैं हमारे पास। अब तो काफी और भी आगे होंगे, लेकिन ये 3 टाइप के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वेरियस टाइप ऑफ एक्सोन्यूक्लियस आर एम्प्लॉयड, लाइक एक्सोन्यूक्लियस बाल 31। ठीक है, एग्जाम्पल आप लोगों को याद होने चाहिए। इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि इस एंजाइम का क्या वर्क है। तो एक्सोन्यूक्लियस बाल 31 ये डीएनए का फ्रेगमेंट बनाता है, और डीएनए का फ्रेगमेंट बनाएगा किसके साथ? ब्लंट एंड के साथ। ब्लंट एंड क्या होता है? ब्लंट एंड होता है दोनों साइड से एक सेपरेटली कट लगाना। ठीक है, स्टिकी एंड क्या होता है? स्टिकी एंड होता है जहां ऊपर वाले स्टैंड, दो डीएनए के हमारे पास स्टैंड है, ऊपर वाले स्टैंड से कहीं और से किसी और पोजीशन से कट लगाया और नीचे वाले स्टैंड से किसी और पोजीशन से कट लगाया, तो वो स्टिकी, यानी कि एक स्टैंड आधा और दूसरा स्टैंड उसी के कंपैरिजन में आधे से फिर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ब्लंट एंड क्या होगा? बिल्कुल सेपरेट कट लगाएगा, दोनों इक्वल अमाउंट में कट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लियस बाल 31 ये जो एंजाइम है, ये एक्सोन्यूक्लियस का एंजाइम है। ओके, तो एक्सोन्यूक्लियस बाल 31 आर एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग द डीएनए फ्रेगमेंट विद ब्लंट एंड शॉर्टर फ्रॉम बोथ इट्स एंड। ठीक है, दोनों एंड से ब्लंट एंड बनाएगा। दूसरा एग्जांपल है एक्सोन्यूक्लियस का इकोलाई एक्सोन्यूक्लियस थर्ड। इकोलाई एक्सोन्यूक्लियस थर्ड
जो इकोलाई एक्सोन्यूक्लियस थर्ड होगा, इट इज यूटिलाइज फॉर 3' मॉडिफिकेशन। इसके लिए यूज होता है, 3' मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। क्यों होता है? इट हैज अ कैपेबिलिटी टू रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम 3OH एंड ऑफ डीएनए। ठीक है, मतलब जो इकोलाई एक्सोन्यूक्लियस थर्ड एंजाइम है, एक्सोन्यूक्लियस का एक एंजाइम है जो कि 3' के एंड के मॉडिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। क्यों यूज हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि जो न्यूक्लियोटाइड 3' के पर ऐड होंगे उन्हें वो कट करने का, रिमूव करने का काम करता है। ठीक है, 3' OH एंड ऑफ अ डीएनए। देन थर्ड एग्जांपल है एक्सोन्यूक्लियस का, lambda exonuclease. Lambda exonuclease. Lambda exonuclease is used to modify 5' of a DNA. Lambda 5' पर कट लगाएगा डीएनए के. It remove the nucleotide from 5 terminus of a linear DNA molecule. एक linear DNA का molecule बनाता है. ठीक है, तो तीनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्सोन्यूक्लियस वाल थर्ड ये क्या काम करेगा? ये डीएनए के फ्रेगमेंट बनाता है, किसके साथ में ब्लंट एंड भी होते हैं, इस पे ब्लंट एंड के साथ डीएनए के फ्रेगमेंट बनाता है। इकोलाई एक्सोन्यूक्लियस थर्ड यूज होता है 3' एंड की मॉडिफिकेशन के लिए। क्यों? क्योंकि उसके पास कैपेबिलिटी होती है न्यूक्लियोटाइड को जो 3' पे ऐड है उन्हें रिमूव करने की। देन लैम्डा एक्सोन्यूक्लियस ये जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। 5' एंड के एंड पर डीएनए के मॉलिक्यूल को कट करेगा और न्यूक्लियोटाइड को 5 टर्मिनस से रिमूव करता है। द फंक्शन ऑफ दीज एंजाइम, डीएनए लाइगेज की बात करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट आपको जब बताया था टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, तो एंजाइम्स के बारे में बता रही थी मैं आपको। तो एंजाइम्स में एक तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, दूसरा एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम है, थर्ड डीएनए लाइगेज है, फोर्थ डीएनए पॉलीमरेज है। तो अब थर्ड एंजाइम डीएनए लाइगेज की बात कर रहे हैं। तो डीएनए लाइगेज जो काम करेगा एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू काम करता है। ठीक है, एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू काम करता है, मतलब ये जोड़ने का काम करता है। तो द फंक्शन ऑफ दीज एंजाइम इज टू जॉइन टू फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए बाय सिंथेसाइजिंग फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। किसके थ्रू जोड़ने का काम करता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू जोड़ने का काम करता है। These function to repair the single stranded nick in DNA double helix। क्या काम करेगा? डीएनए डबल हेलिक्स के सिंगल स्टैंडर्ड निक में को रिपेयर करेगा इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। They are employed for sealing the nick between adjacent nucleotide। जो दो न्यूक्लियोटाइड होंगे एक दूसरे के सामने, उन्हें एक दूसरे के बराबर में जो दो न्यूक्लियोटाइड होंगे उनके बीच में सील करने का काम करता है। दिस एंजाइम ऑल्सो टर्म्ड एज मॉलिक्यूलर ग्लू। इस एंजाइम का नाम मॉलिक्यूलर ग्लू भी है। क्यों है मॉलिक्यूलर ग्लू? बिकॉज ऑफ ये जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इस एंजाइम का नाम मॉलिक्यूलर ग्लू भी रखा गया है। ठीक है, ओके। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज ये फोर्थ एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। इससे पहले कौन कौन से हमने एंजाइम पढ़े अभी टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज। एंडोन्यूक्लियस में हमने क्या क्या पढ़ा था? टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड एंड टाइप थर्ड। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस में हमने क्या क्या पढ़ा था? तीन एग्जाम्पल पढ़े थे एक्सोन्यूक्लियस में। देन डीएनए लाइगेज में हमने क्या पढ़ा? डीएनए लाइगेज में जो एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू काम कर रहा है, ठीक है, सील करने का काम करता है। देन फोर्थ एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज। दीज आर द एंजाइम व्हिच सिंथेसाइज yes DNA polymerase. These are the enzyme which synthesize a new DNA, new complementary DNA strand of a existing DNA or RNA template. ये डीएनए पॉलीमरेज क्या काम करता है? ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, सिंथेसाइज मतलब बनाना। क्या बनाना? डीएनए की कॉपीज बनाना। तो दीज आर द एंजाइम विच सिंथेसाइज अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। ये वो एंजाइम है जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बनाता है। कहाँ पे बनाता है? ऑफ अ एग्जिस्टिंग डीएनए और आरएनए टेम्पलेट।
पहले से ही प्रेजेंट डीएनए और आरएनए टेम्पलेट के पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के न्यू स्ट्रैंड बनाता है. A few important type of DNA polymerase are used routinely in genetic engineering. आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेगुलरली यूज में लाए जा रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं पीसीआर की. पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कैसे परफॉर्म होता है प्रोसेस? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं. कौन कौन से 3 स्टेप होते हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. ठीक है, 3 स्टेप्स होते हैं. कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग एंड एक्सटेंशन. डीनेचुरेशन में क्या काम होगा? डीनेचुरेशन 94 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम करता है, जहां पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं. ठीक है ना. एनिलिंग, एनिलिंग जब एनिलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है तो एनिलिंग प्रोसेस में 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा एनिलिंग के लिए. और एनिलिंग प्रोसेस में वहां पे टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. कौन सा एंजाइम? टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा. क्या क्या बनाएगा वो? न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड बनाएगा. जब डीनेचुरेशन हुआ था, डीनेचुरेशन मतलब हाई टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर कितना? 94 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर. वहां पे क्या हुआ? दोनों डीएनए खुल गए. ठीक है, जैसे ही दोनों डीएनए के स्ट्रैंड ओपन हो गए तो वहीं पे टैग डीएनए पॉलीमरेज और डीएनटीपी और एंजाइम्स, 5 टाइप्स के एंजाइम पीसीआर में यूज होते हैं. तो वो एंजाइम अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं. ठीक है ना. तो एनिलिंग में टैग डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड बनाया. ठीक है, न्यू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रैंड बनाया. और उसे एक, दैट मीन्स क्या हो गया कि एक कॉपी तो पेरेंटल डीएनए की है, एक स्ट्रैंड तो पेरेंटल डीएनए का होगा, और जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मॉलिक्यूल होगा उसका होगा. ठीक है ना. तो आज की डेट में जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है सबसे ज्यादा यूज में आ रहा है. which perform from one of these enzyme is DNA polymerase, which prepared from E. coli. The the cleanout fragment. ये कौन सा fragment होता है? It is a large protein fragment produced when RNA polymerase first from E. coli is enzymatically cleaved by protease subtilisin. ठीक है, तो क्लीनाउ फ्रेगमेंट बनता है इसमें डीएनए पॉलीमरेज में. और जो क्लीनाउ फ्रेगमेंट है, क्लीनाउ फ्रेगमेंट एक लार्ज प्रोटीन फ्रेगमेंट है जो आरएनए पॉलीमरेज से बनता है. डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट एम्प्लॉय टू मेक द प्रोट्रूडिंग ends double stranded by extension of the shorter strand. मीन्स क्या है कि जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज ने न्यू स्ट्रैंड बनाया तो वो न्यू स्ट्रैंड आगे जाकर एक्सटेंड हो गया, और एक्सटेंड होके कंप्लीट डीएनए का जो स्ट्रैंड है, कंप्लीट डीएनए का मॉलिक्यूल है, वो बन गया. अनदर टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, जो अदर टाइप का डीएनए पॉलीमरेज है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जो दूसरा डीएनए पॉलीमरेज यूज हो रहा है उसका नाम क्या है? टैग डीएनए पॉलीमरेज. तो अनदर टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज टैग डीएनए पॉलीमरेज व्हिच इज यूज्ड इन पीसीआर. ठीक है, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. Reverse transcriptase is also an important type of DNA polymerase enzyme which for genetic engineering. Reverse transcriptase भी एक दूसरा एंजाइम है. It use RNA as a template for synthesizing a new DNA strand called as complementary DNA. ठीक है, complementary DNA. Its main use is in the formation of cDNA library. उसका क्या यूज होता है? cDNA की लाइब्रेरी बनाने में यूज होता है. Apart from all these above mentioned enzyme, a few other enzyme also mark their importance in genetic engineering. तो अभी तक हमने कौन कौन से एंजाइम पढ़े? एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़े, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम,
एंड डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस में टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड। एक्सोन्यूक्लियस में जो डीएनए के आउटर साइड से कट लगाता है, 3 एग्जांपल है उसके। देन डीएनए लाइगेज एज अ मॉलिक्यूलर ग्लू की तरह काम कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज एज अ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड की तरह काम कर रहा है। दैट मीन्स सिंथेसाइजिंग ऑफ द न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए पॉलीमरेज के बाद कुछ और एंजाइम्स हैं। टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम, टर्मिनल डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्रांसफरेज एंजाइम। It adds single standard sequence of T terminus of DNA molecule, one or more deoxynucleotide like that DATP, DGTP, inositol phosphate, DCTP are added into the 3' end of blunt ended fragment. ये जो DATP DGTP जो ऐड होते हैं, ये ब्लंट एंडेड के फ्रेगमेंट पर ऐड होते हैं। और भी एंजाइम है लाइक दैट एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का क्या काम होता है? इट फंक्शन टू रिमूव द फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम 5 एंड ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल। ये क्या काम करेगा? फॉस्फेट ग्रुप को 5 एंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल से रिमूव करने का काम करता है एल्कलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम। सेकेंड है पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज एंजाइम। Polynucleotide kinase enzyme. It has an effect reverse to that of alkaline phosphatase. ये just alkaline phosphatase के उल्टा काम करता है। That means it function to added phosphate group to the 5 terminus of a DNA molecule. ये add करने का काम करता है, alkaline remove करने का काम करता है, ठीक है। ओके तो एंजाइम्स के बाद क्लोनिंग वेक्टर्स। It is another important natural tool which genetics use in recombinant DNA technology. ये एक important tool है जो recombinant DNA technology में use होता है। The cloning vector is the DNA molecule capable of replication in the host organism into which the target DNA is introduced, producing the recombinant DNA molecule. Cloning vector एक डीएनए का मॉलिक्यूल बनाता है, ठीक है, जो होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जाकर रेप्लिकेट करने में सक्षम होता है या कैपेबल होता है, into which target DNA is introduced, producing the recombinant DNA molecule. तो recombinant DNA का मॉलिक्यूल बनाने में सक्षम है। A cloning vector may also be termed as cloning vehicle. क्लोनिंग वेक्टर को हम क्लोनिंग वेहिकल भी बोल सकते हैं, अर्नर डीएनए भी बोल सकते हैं, या वेक्टर भी बोल सकते हैं, या वेहिकल अ ग्रेट वेराइटी ऑफ क्लोनिंग वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। These are present for used with E. coli is the host organism. ज्यादातर जो ये यूज होते हैं E. coli के होस्ट ऑर्गेनिज्म के लिए यूज होते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स की बात करते हैं हम, तो however under certain circumstances it become desirable to use different host for cloning experiment. So various cloning vector have been developed based on other bacteria like Bacillus, Pseudomonas, Agrobacterium, etc. and on different eukaryotic organism like yeast and other fungi. ठीक है, तो क्लोनिंग वेक्टर की मैं बात करती हूँ। तो क्लोनिंग वेक्टर में क्या है कि जैसे आपने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर एज अ टूल भी काम कर रहा है और एज अ टेक्निक भी काम करेगा ये, ठीक है। क्लोनिंग वेक्टर एज अ टेक्निक कैसे काम करेगा? अगर दो चीज होती है, वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर एंड नॉन वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर, ठीक है ना। अगर वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर मतलब वेक्टर कौन है? क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है। कौन काम कर रहा है? प्लाज्मिड एज अ वेक्टर काम करता है, आप लोगों को पता है प्लाज्मिड एज अ वेक्टर काम करता है। और अगर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस की बात करते हैं हम, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस होता है,
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस क्या काम करता है? क्राउन गॉल डिजीज बनाता है, ठीक है। प्लांट्स में क्राउन गॉल डिजीज बनाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस। उसके अंदर एक खास बात होती है एग्रोबैक्टीरियम के अंदर कि उसके पास अपना पर्सनल डीएनए होता है, ठीक है। अपना पर्सनल डीएनए होता है, तो उसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए यूज किया गया एग्रोबैक्टीरियम को, क्योंकि उसके पास एक डीएनए है, दैट मीन्स वो रेप्लिकेशन करने में कैपेबल है। क्योंकि उसके पास एक अपना पर्सनल डीएनए है, तो उसका डीएनए हटा दिया, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स ने जेनेटिक इंजीनियरिंग की, उन्होंने क्या काम किया, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेजेंस का जो पर्सनल डीएनए है, उस डीएनए को रिमूव किया, और वहां पे जो दूसरा वाला डीएनए है, जो क्लोनिंग वेक्टर से तैयार हुआ है, जो प्लाज्मिड के साथ जा रहा है, जो डीएनए हमने डिजायरेबल डीएनए का फ्रेगमेंट जो प्लाज्मिड के साथ इंसर्ट करके हमने अंदर डालना है, तो वो हमने एग्रोबैक्टीरियम के अंदर इंसर्ट किया, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपना पर्सनल डीएनए के साथ रेप्लिकेशन करता है, तो इसलिए हम उसका यूज, क्योंकि वो क्राउन गॉल डिजीज बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि उसके डीएनए की ऐसी नेचर है कि वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो हमने उसका डीएनए खत्म कर दिया। उसके डीएनए जैसे ही हमने खत्म किया, तो जो हमें डिजायरेबल डीएनए उसे दिया, तो वो काम करेगा जो हम चाहेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए एज अ क्लोनिंग वेक्टर भी यूज होता है, और इसीलिए वो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर की तरह भी यूज होता है, बिकॉज ऑफ वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा होता है वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर की मैं बात करती हूँ, तो वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे कि डायरेक्ट मेथड है, वो दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड में लाइक दैट कि आपका इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है, एक हो गया इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा हो गया गन बम्बार्डमेंट, पार्टिकल बम्बार्डमेंट। इलेक्ट्रोपोरेशन में इलेक्ट्रिक के थ्रू हमने शॉट दिया, और पार्टिकल बम्बार्डमेंट में एक गन टाइप का होता है, गन के अंदर डायरेक्टली हम डीएनए के पार्टिकल्स इंसर्ट करते हैं, और वो डीएनए के पार्टिकल्स जो टेस्ट पेट्री डिश होती है उनके ऊपर सीधा इफेक्ट करती हैं, सीधा गिरती हैं। एक बारिश होती है, पार्टिकल्स बम्बार्डमेंट मतलब डीएनए की बारिश जो टिश्यू होता है उसके ऊपर होती है। दूसरा जो केमिकल मेथड होता है वेक्टरलेस का, जैसे कि इलेक्ट्रोजेल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके थ्रू पहले डीएनए का जो फ्रेगमेंट है वो पता करेंगे, देन पीसीआर की कॉपीज, पीसीआर के थ्रू न्यू डीएनए की कॉपीज हम बनाएंगे, ठीक है। तो ये सब आता है क्लोनिंग वेक्टर में। क्लोनिंग वेक्टर में तो बस वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर ही आपके आएंगे जो आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो वेक्टर मीडिएटेड जीन ट्रांसफर में ये डिफरेंट क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट की जगह की तरह यूज हो रहा है। वेरियस क्लोनिंग वेक्टर हैज बीन डेवलप्ड बेस्ड ऑन अदर बैक्टीरिया लाइक बैसिलस, स्यूडोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम एटसेट्रा, and on different eukaryotic organisms like yeast and other fungi. The cloning vector, which is only a single site for cutting by a particular restriction endonuclease, is considered as a good cloning vector. एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर किसे माना जाता है? एक अच्छा क्लोनिंग वेक्टर उसे माना जाता है जिसके पास एक सिंगल साइट होती है जहां पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट लगाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल मे बी यूज्ड एज अ क्लोनिंग व्हीकल। डिफरेंट टाइप के डीएनए मॉलिक्यूल क्लोनिंग व्हीकल की तरह यूज हो रहे हैं, सच एज दे मे बी प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के थ्रू हम वेक्टर को फॉरिजन डीएनए को इंसर्ट कर सकते हैं, बैक्टीरियोफेज के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉस्मिड के थ्रू भी कर सकते हैं, फास्मिड के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड आर्टिफिशियल क्रोमोसोम के थ्रू भी हम कर सकते हैं, ठीक है। होस्ट ऑर्गेनिज्म में ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी आपको, अभी ये क्लोनिंग वेक्टर तक ही